नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे OICR हो, BHU, AF हो, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, नाबार्ड, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो सीरीज चलाई जा रही है, स्पेशल रूप से एग्रीकल्चर TGT और एग्रीकल्चर PGT के लिए स्पेशल क्लास ये रह रही है। और जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं, सभी वनडे एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सत्य बताना है। देखते हैं ऑप्शन। सभी उत्पादक मृदा उर्वर होती हैं, सभी उर्वर मृदा उत्पादक होती हैं, या सभी उर्वर मृदा उत्पादक नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे देख सकते हैं सभी उत्पादक मृदा जो होती हैं वो क्या होती हैं, उर्वर होती हैं। यानी पहला पॉइंट एकदम सही है। सभी उर्वर मृदा उत्पादक होती हैं, ये एकदम गलत है। सभी उर्वर मृदाएं उत्पादक नहीं हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद सभी उर्वर मृदा उत्पादक नहीं होती हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। यानी यहाँ पर A और C, D ऑप्शन जो देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से मृदा की उर्वरकता को प्रभावित करने वाला कृत्रिम कारक कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कृत्रिम कारक कौन सा है जो मृदा उर्वरकता को प्रभावित करता हो। ठीक है, मृदा अपरदन, जलवायु, मृदा pH और मृदा वायु। तो यहाँ पर देखेंगे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मृदा pH जो है एक प्रकार का कृत्रिम कारक है। बाकी मृदा अपरदन, जलवायु और मृदा वायु, ये सभी प्रकार की क्या है, प्राकृतिक कारक हैं। ठीक है, जो मृदा को उर्वरकता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ मृदा का कण, दूसरी तरफ दिया है मृदा का आकार कितना होता है, उस कण का आकार कितना होता है। तो देखते हैं कले का जो आकार होगा वो कितना होगा, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा 0.002 से कम। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद सिल्ट का आकार जो है वो हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ 0.002 से लेकर 0.02, ये चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। उसके बाद मोटी बालू का आकार जो होता है वो कितना होता है, 0.2 से लेकर 2.0 होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ। उसके बाद महीन बालू का आकार जो होता है ये हो जाएगा 0.02 से लेकर 0.2। ठीक है, ये सब यम में है। ठीक है, तो ये चला जाएगा सेकंड ऑप्शन के पास। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे सभी ऑप्शनों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी, जिसको नार्म के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब और कहाँ की गई। 1976 हैदराबाद, 1972 हैदराबाद, या 1976 नई दिल्ली, या 1965 आनंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, 1976 हैदराबाद में। ठीक है, तो A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना, तो याद रखेंगे 1965 आनंद गुजरात में। ठीक है, तो A ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, नेशनल फूड स्कीम मिशन की शुरुआत कब की गई थी। अगस्त 2007, अक्टूबर 2007, जुलाई 1982, या जनवरी 2004। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर B ऑप्शन, यानी अक्टूबर 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी NFSM की। ठीक है, B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। अगर पूछे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना भी आपको याद होना चाहिए 12 जुलाई
1982 को, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 स्क्रीन पर है। प्रति ग्राम मृदा की संख्या के आधार पर सूक्ष्म जीवों का सही क्रम क्या है? ठीक है, प्रति ग्राम मृदा की संख्या के आधार पर सूक्ष्म जीवों की सही क्रम आपको बताना क्या है? जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज या शैवाल। फिर है कवक, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, शैवाल। जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, कवक या शैवाल, या एक्टिनोमाइसीटीज, जीवाणु, कवक या शैवाल। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या जीवाणु की है। उसके बाद सेकंड नंबर पर एक्टिनोमाइसीटीज, उसके बाद कवक, उसके बाद शैवाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि प्रति ग्राम संख्या के अनुसार पूछा था, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ यही क्वेश्चन घुमा के, यानी ये ध्यान रखेंगे कि जीवाणु की संख्या कितनी होती है, 85 से लेकर 90% तक जीवाणु होते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज की संख्या कितनी होती है, 5%, याद रखेंगे। ठीक है, अगर पूछे अम्लीय भूमि में, ठीक है, अम्लीय भूमि में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, तो अम्लीय भूमि में तो सबसे ज़्यादा कवक की मात्रा होती है। ठीक है, कवक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, याद रखेंगे। अगर पूछ ले जो शुष्क मृदा है, शुष्क मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता होती है, तो एक्टिनोमाइसीटीज की अधिकता होती है। ठीक है, एक्टिनोमाइसीटीज की अधिकता पाई जाती है, ये याद रखेंगे शुष्क मृदा के लिए, अम्लीय भूमि के लिए कवक, और बाकी प्रति ग्राम मृदा की संख्या के आधार पर सूक्ष्म जीवों का सही क्रम, तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है खरपतवारों का राजा किस पौधे को कहा जाता है, या खरपतवारों को राजा की संज्ञा किस पौधे को दी जाती है? बथुआ, सत्यानाशी, गेहूसा या गाजर घास। तो आपको याद होना चाहिए बथुआ कौन सी फसल में होता है सबसे ज़्यादा, तो गेहूं की क्रॉप के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सत्यानाशी की बात करें तो एक प्रकार का ये भी खरपतवार नाशी है। ठीक है, खरपतवार है, और सबसे ज़्यादा किस क्रॉप में देखने को मिलता है सत्यानाशी, तो सरसों के अंदर, इसके सरसों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और सत्यानाशी के बीज ही जो होते हैं ड्रॉप्सी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ड्रॉप्सी रोग उत्पन्न करते हैं, याद रखेंगे। गेहूसा किस में पाया जाता है, ये भी गेहूं की फसल के अंदर पाया जाता है, इसको गेहूं का मामा गुल्ली डंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर खरपतवारों को राजा पूछा था, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाजर घास को खरपतवारों का राजा कहा जाता है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जामों में पूछा गया है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा संभावना बनती है। कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जैविक खेती का जनक कहा जाता है? जेंथ्रोटुल को, जीबी ट्रिपलेट्स को, या अल्बर्ट होवार्ड को, या एस ब्रेंस को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, अल्बर्ट होवार्ड को क्या कहा जाता है, जैविक खेती का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कब कहा गया, 1930 में। ठीक है, इनको कंपोस्ट कृषि का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका मुख्यालय जो कहाँ पर है, किस नाम से है, IFOAM। ठीक है, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में, याद रखेंगे। कहाँ पर है, ब्रून में। ठीक है, ब्रून में है। ब्रून कहाँ है, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में है ऑर्गेनिक फार्मिंग का मुख्यालय, जो कि 1972 में स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। एक पॉइंट ये है, यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का शब्द किसने दिया था? ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का शब्द, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वाल्टर नॉर्थ बोर्न द्वारा। ठीक है, बोर्न द्वारा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का शब्द दिया गया था। एक इनकी काफ़ी फेमस बुक थी, उसको भी याद रखेंगे, लुक टू द लैंड। ये इनकी काफ़ी फेमस बुक थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, काफ़ी फेमस बुक है। और एक चीज़ और इसमें इसी के अंतर्गत आता है,
यानी कि डायनेमिक फार्मिंग के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में आया गया है। डायनेमिक फार्मिंग के पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे रुडोल्फ स्टेनर को। ठीक है, रुडोल्फ स्टेनर को डायनेमिक फार्मिंग का पिता कहा जाता है। ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रिया के हैं। तो कब से कहा जाता है, 1924 से, याद रखेंगे। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर था, यहाँ पर याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है खाद्यान्न फसलों में से विश्व में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है। ठीक है, पूरे विश्व के अंदर बताना है सर्वाधिक उत्पादन करने वाली फसल कौन सी है। मक्का, गन्ना, गेहूं, धान। तो यहाँ बात करेंगे मक्का जो है पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाली क्रॉप है। ठीक है, उत्पादकता वाली क्रॉप्स हो जाएगी मक्का पूरे विश्व के अंदर। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक उत्पादन। ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन देने वाली क्रॉप जो है वो हो जाएगी गेहूं, याद रखेंगे। यहाँ पर अगर बात करें धान की बात करेंगे तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है धान, 90% तक, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मृदा में अगतिशील पोषक तत्व कौन सा है। ठीक है, इसमें से बताना है मृदा में अगतिशील यानी कि स्थिर पोषक तत्व कौन सा है। SO4-2, दोबारा हम लिख दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। SO4 2 ऋणात्मक है। उसके बाद Mn2 प्लस रहेगा, ये Cu2 प्लस रहेगा। उसके बाद Zn2 प्लस रहेगा। ठीक है, तो इसमें से बताइए कौन सा अगतिशील यानी कि स्थिर पोषक तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि Zn। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि मृदा में अगतिशील यानी कि स्थिर पोषक तत्व 2 ही होते हैं। कौन कौन से दोनों का नाम याद रखेंगे। एक तो होता है फास्फोरस। ठीक है, एक तो याद रखेंगे फास्फोरस, दूसरा याद रखेंगे आप जिंक। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे जिंक। अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछ दे कि स्थिर पौधे में स्थिर पोषक तत्व, ठीक है, पौधे में स्थिर पोषक तत्व कौन से होते हैं, तो पौधे में स्थिर पोषक तत्व होते हैं कैल्शियम और बोरान। 2 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पौधे में स्थिर रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जूट के रेशा सड़ाने के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए 43 डिग्री सेंटीग्रेड, 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जूट का जो रेशा उसको सड़ाने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है वायु द्वारा मृदा क्षरण में सर्वाधिक क्षरण वाला प्रकार क्या है। ठीक है, वायु द्वारा मृदा क्षरण में सर्वाधिक क्षरण वाला प्रकार क्या है। निलंबन द्वारा, उच्छलन द्वारा, सतह स्पर द्वारा या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी उच्छलन द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, और कम की बात करें तो सबसे कम होता है किसके द्वारा, निलंबन के द्वारा। ठीक है, 0.1 mm इसका आकार होता है, ये भी याद रखेंगे। सतह स्पर जो होता है ये हो जाएगा 70, इसमें इसका आकार जो होगा 0.5 से mm से अधिक होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, तंबाकू में सैंड्रोन विकार होता है कैल्शियम की कमी से, Zn की अधिकता से, मैग्नीशियम की कमी से या सल्फर की अधिकता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैंड्रोन विकार पूछा, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो भी तंबाकू का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम की कमी से। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हरी खाद का प्रयुक्त स्रोत क्या है। सनई, ढेंचा, मूंग या ग्वार। तो यहाँ बात करेंगे जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ठीक है, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है
वर्षा वाले क्षेत्रों में सनई का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और ढैंचा का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, सबसे अच्छा जो विकल्प माना जाता है, सबसे अच्छा जो यूज किया जाता है वो ढैंचा का यूज किया जाता है, यानी कि ये लवणीय भूमि के लिए और क्षारीय भूमि के लिए, ठीक है, और क्षारीय भूमि दोनों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है ढैंचा, ये सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हरी खाद का प्रयुक्त स्रोत पूछा है, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ग्वार का प्रयोग करेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पश्चिमी राजस्थान है तो उन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है वर्षा कम होती है, तो ग्वार का प्रयोग करते हैं हरी खाद के रूप में प्रयुक्त में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से मतलब सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ दिन दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिवस का नाम बताना है, उस दिवस का क्या नाम होता है, यानी कौन से डेट को कौन सा दिवस पड़ता है, ठीक है। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यह आप लोगों का परिवार है, तो ईमानदारी के साथ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। पर डे क्लास चलती है और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को लाया जाता है। तो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का मिलान करेंगे। 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 16 जुलाई को आप याद रखेंगे, यानी कि ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ICR दिवस मनाया जाता है, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ICR दिवस 16 जुलाई 1929 को मनाया जाता है, ठीक है, 29 को मनाया जाता है। 1 जून को क्या मनाया जाता है, तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन के साथ। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, आपको याद होना चाहिए, विश्व खाद्य दिवस, यानी ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और 26 नवंबर को एक ऑप्शन हमारा बचा है, वो भी क्या, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है, तो डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे BCAD, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, 16 जुलाई को ICR दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितने फलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक मनुष्य को प्रतिदिन कितने फल खाने चाहिए ये आपको बताना है, 40 ग्राम, 80 ग्राम, 120 ग्राम या 300 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 120 ग्राम, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब नए आंकड़े के अनुसार, नए आंकड़े भी आपको याद होने चाहिए, ये पुराने आंकड़े हैं, ठीक है। नए आंकड़ों के साथ आपको याद रखना है फलों में 150 ग्राम, 150 ग्राम, और सब्जियों में आप याद रखेंगे, सब्जियों में आपको जो नया आंकड़ा याद रखना है वो हो गया है 350 ग्राम। इतनी सब्जियों का सेवन करना है, इतने फलों का सेवन करना है प्रतिदिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर या 10 मीटर। तो यहाँ बात करेंगे 3 मीटर जो दूरी रखी जाती है ये अंगूर के लिए रखी जाती है, ठीक है। 6 मीटर डिस्टेंस रखेंगे नींबू के लिए, और कौन से फलों के लिए, नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं, नींबू वर्गीय, ठीक है, नींबू वर्गीय जितने भी फ्रूट्स होते हैं सबके लिए 6x6 पर लगाते हैं। और इसके साथ अमरूद को याद रखना है डिस्टेंस, और बैर का भी याद रखेंगे। और यहाँ पर 5 मीटर जो दिया है ये हो जाएगा अनार के लिए, ठीक है, अनार के लिए, और 10 मीटर होता है आम के लिए। तो यहाँ पर किसके लिए पूछा है, अंगूर के लिए पूछा है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पुराने या आर्थिक रूप से कमजोर बाग को सुधारने हेतु प्रसारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है, बडिंग द्वारा, इनाचिंग द्वारा, टॉप वर्किंग द्वारा या ए और बी दोनों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉप वर्किंग द्वारा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं शीर्ष रोपण, ठीक है, क्या कहते हैं, शीर्ष रोपण कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 अपने स्क्रीन पर देखिए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन कौन सा है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग अधिकतर हम पॉली हाउस वगैरह में किया जाता है, ठीक है, पॉली हाउस के अंदर अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो यहाँ पर दिया है, इसका प्रयोग हम क्षारीय मृदा को सुधारने के रूप में भी करते हैं, ठीक है, क्षारीय मृदा सुधारक के रूप में इसका प्रयोग लिया जाता है, याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितने प्रतिशत पाया जाता है? 20%, 10%, 40% या 30%। आम के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ पूछ रहा है, TSS पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन घुमाकर पूछता आम की किस किस्म में सर्वाधिक TSS पाया जाता है, ठीक है, किस किस्म के अंदर सर्वाधिक TSS पाया जाता है, ठीक है, TSS पाया जाता है, तो हमारा हो जाता है ऑप्शन जेवियर, ठीक है। जेवियर जो कि मैंगो की एक वैरायटी है जिसके अंदर TSS की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। कितना TSS पाया जाता है? 24% पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखेंगे जेवियर्स आम की वैरायटी है जिसके अंदर TSS की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है, 24% तक। और सबसे मीठी जो मैंगो की किस्म होती है वो होती है चौसा को ये याद रखेंगे, ये भी एग्जामों में आया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डोगरीज मूल वृंत किससे संबंधित है, ठीक है। डोगरीज एक प्रकार का मूल वृंत है, तो किस फल से संबंधित है? बैर से, संतरा से, आम से या अंगूर से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगूर से, ठीक है। डोगरीज मूल वृंत है अंगूर का, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है साल्ट क्रीक, ठीक है, साल्ट क्रीक, ये भी एक मूल वृंत है किसका? अंगूर का, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारत में खजूर के फलों की तुड़ाई कौन सी अवस्था में की जाती है? गंडोरा अवस्था में, पिंड अवस्था में, डेग अवस्था में या डोका अवस्था में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोका अवस्था में तोड़ा जाता है भारत के अंदर, या राजस्थान के अंदर बात कर लें या भारत के अंदर, तो डोका अवस्था में तोड़ा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिंड जो यहाँ पर देख रहे हैं पूर्ण रूप से ये पकी हुई रहती है, ठीक है, पूर्ण रूप से पका वाला जो होता है खजूर उसको कहते हैं पिंड के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फल क्लाइमेट्रिक प्रकृति का है? बैर, खजूर, बैर, अनार, पपीता, खजूर। यहाँ खजूर को काट दीजिए, खजूर की जगह अंगूर कर दीजिए, ठीक है, अंगूर। अब आप लोग बताइए कि कौन सा यहाँ पर जो है फल क्लाइमेट्रिक प्रकृति का है? बैर जो है ये नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, याद रखेंगे। अनार जो है ये भी नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। पपीता जो है ये हमारा क्लाइमेट्रिक फल है, और अंगूर जो है ये भी एक प्रकार का नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। केले में प्रवर्धन हेतु एक स्वाड शकर्स का वजन कितना होना चाहिए? ठीक है, आपको बताना एक स्वाड शकर्स का वजन कितना होना है। केले के जो लिए प्रवर्धन करते हैं तो उसका वजन बताना है। 700 से लेके 1100 किलोग्राम, 500 से लेकर 700 किलोग्राम, या 700 से लेकर 1100 ग्राम, या 500 से लेकर 700 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। दूध की प्रमुखता शर्करा जो होती है किस से बनी होती है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से, या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी ए ऑप्शन, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर जो दुग्ध की शर्करा बनती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, दूध का मीठापन आता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेकर 6.7, 5.4 से लेकर 5.7, 5.7 से लेकर 6.4, 7.3 से लेकर 7.9।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.5 लेकर 6.7। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे 6.6 होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। जिस दूध में वसा नहीं होती है वह दूध क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड मिल्क, पास्चुराइज्ड मिल्क, या स्किम्ड मिल्क, या टॉड मिल्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे दूध को हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है दूध को उतारने में किस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।